वीडियो में हम बात करेंगे, देखिए सॉफ्टवेयर डिफाइंड एक्सेस जो हमारा सिस्को का ऑटोमेशन का जो एक ये सोल्यूशन है आपके क्या बोलते हैं, एक तरह से एंटरप्राइज जो आपके कैंपस के लिए है ना। तो जानते हैं इसमें हम डिस्कस क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा एक डिटेल में देख लीजिए, ब्रीफ में सॉरी। एक तो हम बात करेंगे फैब्रिक, ओवरले एंड अंडरले के बारे में, ठीक है, कि अंडरले और ओवरले को मिला के कैसे फैब्रिक बनता है और अंडरले कैसे आपके जो इंटरनल नेटवर्क्स हैं, डिवाइसेस हैं, आईपी कनेक्टिविटी है, वो सब की हम बात करते हैं। और ओवरले मींस अभी जो एक नया फीचर आता है आपका VXNL टनल, है ना, और कैसे आप इसमें सारे लेयर 3 स्विचेस यूज़ करते हैं ना। तो यस, सब नई बातों का डिस्कस करेंगे एंड ओके। फिर DNA सेंटर जो कंट्रोलर है आपका, SDA एक अप्रोच का नाम है और उसको जो पॉसिबल बनाती है दैट इज़ कंट्रोलर DNA सेंटर। जिस तरह से एक एग्जांपल देखिए, लास्ट वीडियो में हमने देखा था ACI एक इंफ्रास्ट्रक्चर का नाम है और उसको पॉसिबल बनाता है आपका APIC जो कंट्रोलर था, है ना। तो वो एक अलग था, आपका डाटा सेंटर के लिए अप्रोच यूज़ की थी हमने, ये वाली है आपकी एंटरप्राइजेज़ के लिए, कैंपस एरिया नेटवर्क्स के लिए, राइट। तो स्केलेबल ग्रुप्स की बात करेंगे, एक एग्जांपल से समझेंगे कि जो आपका DNA सेंटर है कैसे बेहतरीन है आपका इन कंपैरिजन टू आपके प्रीवियस जो मैनेजमेंट टूल्स थे, ऑटोमेशन था। फिर IBN का कंसेप्ट और थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पे, है ना। चलिए, तो यस, अभी देखिए सिस्को सॉफ्टवेयर डिफाइंड एक्सेस है क्या। तो ये जो आपका वायरलेस और वायर्ड दोनों ही कन्वर्ज्ड एक आपको अगर नेटवर्क बनाना है ऑटोमेशन बेस्ड, तो यस आप इसके थ्रू बना सकते हो, SDA के थ्रू, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग की अप्रोच ये यूज़ करता है किसके लिए, आपका वायर्ड एंड वायरलेस एक कन्वर्ज्ड नेटवर्क बनाने के लिए, और कहाँ पे आपका लैन में, कैंपस लैन में, समझते हैं कैंपस एरिया नेटवर्क। अच्छा, यहाँ पे 2 वर्ड आते हैं, सॉफ्टवेयर डिफाइंड एंड एक्सेस। तो सॉफ्टवेयर डिफाइंड का मतलब क्या हुआ कि आप क्या यूज़ करेंगे, सारा ऑटोमेशन कंट्रोलर बेस्ड टूल्स यूज़ करेंगे, ठीक है, जो हम पहले भी बात कर चुके हैं। और एक्सेस का मीन क्या हुआ यहाँ पे कि जो एंड डिवाइसेस जिनको हमें एक्चुअली कनेक्टिविटी देनी है, जिनको नेटवर्क का एक्सेस देना है, जो आपके क्या बोलते हैं एक्सेस पॉइंट से जुड़े हुए आपके नॉर्मल PC, आपके नॉर्मल स्मार्टफोन यूज़र, कोई भी हो सकता है। तो एक्चुअल जो एंड गोल है हमारा SDA का, वो है इन यूज़र्स को एक्सेस प्रोवाइड करवाना, कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवाना, राइट। चलिए जी, तो ये किसके अराउंड घूमेगा सारा का सारा, जो आपका SDA की अप्रोच है अराउंड DNA सेंटर। तो हमारे सेंटर में रहेगा एक कंट्रोलर जिसका नाम है DNA सेंटर, और ये जो DNA सेंटर है साउथ बाउंड APIs को यूज़ करेगा आपका डिवाइसेस से जुड़ने के लिए, और नॉर्थ बाउंड APIs को यूज़ करेगा आपका ऐसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से, प्रोग्राम से जुड़ने के लिए जो इसको कंट्रोल करेंगे और कॉन्फ़िगर या प्रोग्राम करेंगे, राइट। चलिए, तो कहता है कि जो आपके एग्जिस्टिंग ऑपरेशनल मॉडल्स हैं जो नेटवर्क में, कैंपस में जो हम अभी तक यूज़ करते आए थे, उनसे ये टोटली अलग है। वहाँ पे आपने IP कनेक्टिविटी, लेयर 2 डिज़ाइंस, आप VLAN, ईथर चैनल और ये सब बात करते थे, है ना, जो हम अभी तक पढ़ते भी आए हैं। लेकिन अभी ये बात करेगा फैब्रिक, ओवरले, अंडरले नेटवर्क, है ना। तो वो ये सब क्या है एक बार देखते हैं। तो यस, ये थोड़ा थ्योरेटिकल है, देखिए ज़रा, कंट्रोलर, वेरियस APIs, ठीक है। फिजिकल नेटवर्क वही रहेगा आपका, DNA सेंटर इज़ द कंट्रोलर फॉर SDA नेटवर्क्स, ठीक है, ये हम बात कर चुके हैं। ओके, तो अभी मैं इसको आपको प्रैक्टिकली थोड़ा सा सिनेरियो बेस बताऊंगा, तब ज़्यादा समझ आएगा आपको, है ना। तो क्या कहता है कैंपस ऑफरिंग के लिए, चाहिए तो वही रिपीट हो गया आपका। तो सिस्को का विजन, ओके, तो ये लास्ट लाइन पढ़िए ज़रा, तो थोड़ा सा आपको बेसिक क्लियर होगा। SDA इज़ वन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सिस्को DNA विच इज़ यूजफुल इन कैंपस एरिया, राइट। तो अगेन वही बात है आपकी, तो हम नहीं ज़्यादा स्ट्रेस करते इस पर। ये आपका कोई भी नेटवर्क रहेगा, राइट, कैंपस में, इसमें SBI के थ्रू कंट्रोल कौन करता है, आपका ये कंट्रोलर, ठीक है। अब कंट्रोलर ये कौन सा रहेगा आपका, बस DNA सेंटर, ये याद रखना है आपको, राइट। चलिए, और उसके बाद आप इसको जो कंट्रोलर है NBI जो आप यूज़ करेंगे, तो स्क्रिप्ट मीन्स CLI से भी एक्सेस कर सकते हैं, या फिर GUI से HTTP कॉल्स के थ्रू भी आप इसको कॉन्फ़िगर एंड मैनेज कर सकते हैं। तो डिटेल में बात करने वाले हैं। अच्छा, अब SDA के कंपोनेंट्स देखिए क्या क्या आते हैं, जो SDA अप्रोच को मीन्स एक तरह से क्या बोलते हैं कि हकीकत बनाता है, वो है इसका ये पूरा स्ट्रक्चर। और उसके अंदर 3 कंपोनेंट आते हैं। पहले देखिए अंडरले सबसे मेन, फिर उसके बाद ओवरले जो अंडरले के ऊपर चलता है, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं फैब्रिक, SDA फैब्रिक की मीन्स जहाँ से पूरी आपकी कनेक्टिविटी रहती है एंड डिवाइसेस के बीच में। अच्छा,
जो अंडरले है ये लुक्स लाइक मोर ट्रेडिशनल नेटवर्क आर्किटेक्चर्स। आपके जो मैंने अभी बताया आपको, ये डिवाइसेस रहेंगे, मल्टीपल लिंक्स रहेंगे आपके, और यस ये जो जुड़े रहेंगे, ये जो कनेक्टिविटी रहेगी, इसको बोलते हैं आपका अंडरले। और अभी मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊंगा आगे एक डायग्राम के थ्रू, कि जो आपको मैं थोड़ा सा ये वाला देखिए, ठीक है। अब इस एंड डिवाइस को मान लीजिए इधर कोई डाटा भेजना है, तो पहले तो क्या था आपका, जो नॉर्मल एक ही नेटवर्क था, लेयर 2 लेयर 3 का कॉम्बिनेशन, आप HSRP यूज़ करते थे डिफ़ॉल्ट गेटवे के तौर पे और रिडंडेंसी के लिए, है ना। फिर आप STP यूज़ करते थे आपके स्विच जो लूप थे उनको रोकने के लिए, और गेटवे में आपके जो एंड डिवाइसेस थे वो जुड़े रहते थे एक्सेस लेयर के स्विचेज से, और वो आगे जुड़ते थे आपके लेयर 3 डिस्ट्रीब्यूशन स्विचेज से। अच्छा, अभी ये क्या है, सारा का सारा जो इधर वाली साइड पे स्ट्रक्चर था कनेक्टिविटी का, वो चेंज कर दिया है। 2 नेटवर्क यूज करते हैं, 2 कनेक्टिविटी यूज़ करते हैं। अंडरले मीन्स जो आपका एक नेटवर्क, मान लो आपने 10 का नेटवर्क यूज़ कर लिया अंडरले की सारी की कनेक्टिविटी के लिए। अब ये क्या करता है, लेयर 2 पे फ्रेम्स को फॉरवर्ड नहीं करता, लेयर 3 पे पैकेट्स को रूट नहीं करवाता, अलग अलग काम नहीं है। ये क्या करेगा, एक अलग ही नेटवर्क यूज़ करता है ऊपर, मीन्स अंदर की कनेक्टिविटी अलग है, और उसके थ्रू डाटा ट्रांसफ़र करना है जो आपको यहाँ से यहाँ तक। देखो मैंने 2 बातें बोली हैं हमेशा, एक आप नेटवर्क यूज़ करते हो IP कनेक्टिविटी के लिए, और एक आप यूज़ करते हो एक्चुअल डाटा ट्रांसफ़र के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ये जो नीचे वाला अंडरले नेटवर्क है, दैट इज़ फॉर कनेक्टिविटी, और उसके फिर ऊपर जो आपको नेटवर्क एक्सेस है, डाटा ट्रांसफ़र है, उसके लिए आप यूज़ करते हो ओवरले नेटवर्क। तो समझिए ज़रा, तो ये आगे हम डिस्कस करने वाले हैं अभी बिल्कुल लेंथ पे। तो एक ये आइडिया रखिए ज़रा जस्ट, कि 2 अलग अलग नेटवर्क यूज़ होंगे, अंदर कनेक्टिविटी का अलग और ओवरले के थ्रू नेटवर्क में पैकेट्स या ट्रैफिक ट्रांसफ़र करने का अलग। और VXLAN एक नया कंसेप्ट आएगा, डिस्कस करेंगे अभी नेक्स्ट स्लाइड्स में। और एक लिस्प की प्रोटोकॉल आएगी, एक तरह से बोलिए लिस्प का कंसेप्ट है कि कैसे नेटवर्क डिस्कवरी के लिए। चलिए अब मैं अभी नहीं ये सब वो दे रहा, एक्साइटमेंट बरकरार रखते हैं। तो यस, अभी हमने बात की अंडरले ओवरले, और दोनों के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, टोटल फैब्रिक बोलते हैं। तो यस, एक बेसिक आइडिया माइंड में रखिए बस ज़रा, है ना। बाकी हम करते हैं डिस्कस फिर। ओके ठीक है, और ये तो आपको पता ही है, जो कंट्रोलर टू डिवाइसेस कनेक्ट रहेंगे SBI के थ्रू, और कंट्रोलर टू ऊपर जो कॉन्फ़िगरेशन एप्लीकेशंस के थ्रू जुड़ा रहेगा दैट विल बी NVI के थ्रू। मैं अगेन एंड अगेन स्ट्रेस कर रहा हूँ इन चीज़ों के ऊपर जो आपको ध्यान रखने वाली है। चलिए जी, तो क्या कहता है, सिंपल शब्दों की अगर हम बात करें, अंडरले एग्जिस्ट करता है मल्टी लेयर स्विचेज एंड देयर लिंक्स विद, ठीक है। मैं यहाँ पे थ्योरी नहीं बताता आपको, और दिखाता हूँ अंडरले नेटवर्क। हाँ, ये देखिए ज़रा, ये क्या कहता है कि अंदर के जो नेटवर्क है, आपको ये डिवाइसेस यूज़ करने हैं नेटवर्क कनेक्टिविटी के लिए, तो 2 ऑप्शन आपके पास। मैंने लास्ट वीडियो में ही बोला था कि आप या तो एग्जिस्टिंग हार्डवेयर यूज़ कर लीजिए, ठीक है, उनको मैनेज करने के लिए आप यूज़ करिए फिर आपके DNA सेंटर, या फिर आप नए हार्डवेयर यूज़ करिए और उनको कॉन्फ़िगर भी कर सकते हैं DNA सेंटर से, और मैनेज तो करेंगे ही करेंगे। जो पुराने डिवाइसेस थे उनको आप DNA सेंटर से कॉन्फ़िगर नहीं करेंगे, राइट। ये ध्यान रखने वाली बात है। चलिए, तो उसके बाद ये क्या कह रहा है कि SDA कैन बी एडेड इनटू एग्जिस्टिंग कैंपस लैन। मान लो आपके पास एक सोल्यूशन था पहले से ही, आप कैंपस में नेटवर्क की कनेक्टिविटी वायर्ड वाले भी वायरलेस वाले भी प्रोवाइड करवा रहे हैं। अब सिस्को का एक बंदा आपके पास आता है कि इस तरह से जी हमारे पास DNA सेंटर का एक सोल्यूशन है आपके लिए, आपका नेटवर्क बहुत बड़ा है, बहुत सारे यूज़र्स हैं, बहुत तरह की ट्रैफिक है, आपको मैनेज करने में, आपको प्रोविज़न करने में, कॉन्फ़िगर करने में, नए डिवाइसेस जब आप क्योट करते हैं तो उनको डिवाइस में जब नेटवर्क में लगाते हैं तो वो टाइम कंज्यूमिंग कॉस्ट लाइक सारी चीज़ें आती हैं। वो आपको बोलता है कि आप क्यों नहीं तो DNA सेंटर क्यों प्रेफर नहीं करते, हमारे यहाँ जो सोल्यूशन है हम ये करके देते हैं आपको, वो करके देंगे। अब आप उसको बोलेंगे कि बॉस ठीक है आपकी सारी बातें सही हैं, पर मेरे पास तो मेरा खुद का नेटवर्क बना हुआ है, मैं इसका क्या करूँगा। तो ये क्या कहता है कि SDA को आप अपने एग्जिस्टिंग लैन में नेटवर्क में ऐड करवा सकते हैं। समझ पा रहे हैं। तो सिस्को का बंदा ये नहीं कहेगा कि आपको अपने डिवाइस उखाड़ने हैं जी, नया सारा सेटअप और वो लगाएंगे, और वो कहेगा ठीक है नो प्रॉब्लम, आप आगे से जो डिवाइसेस लगाएंगे वो हमारे कंट्रोलर बेस्ड डिवाइस लगाइए, और अभी जो है हम उनको फिर मैनेज करेंगे डीएनए सेंटर से हमारे वे से। राइट, समझ पा रहे हैं। तो आप कर सकते हैं एग्जिस्टिंग नेटवर्क में भी एसडीए अप्रोच ऑटोमेशन को यूज़ कर सकते हैं। हाँ, वो अलग बात है कि उसके अपने रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो कुछ चीज़ें आप उतनी फ्रीडम से फ्लेक्सिबिलिटी से नहीं कर पाएंगे। तो वो जैसे क्या लिखा है
कि जो एग्जिस्टिंग हार्डवेयर है या जो आपका उसके अंदर सॉफ्टवेयर ओएस की इमेजेस हैं वो कंपैटिबल होनी चाहिए आपके एसडीए आर्किटेक्चर्स के साथ। मान लीजिए एक एग्जांपल देता हूँ कि आपने 2950 स्विच यूज़ किया हुआ है और एक आपने 3700 सीरीज़ का, 4300 का, 9200 सीरीज़ ये स्विचेज यूज़ किए हैं, तो वो बोलेगा कि बॉस जो आपके 2900 सीरीज़ के स्विचेज हैं उनको हम मैनेज नहीं कर पाएंगे आपके डीएनए से, हमारे डीएनए सेंटर के थ्रू। ठीक है, वो तो आपको जैसे आप ट्रेडिशनली मैनेज कर रहे थे वो वैसे ही होंगे, पर जो आपके आगे के स्विचेज हैं दूसरे लेयर 3 वाले स्विचेज, क्योंकि एसडीए में आपको सारे कौन से चाहिए, लेयर 3 स्विचेज चाहिए, है ना, उसकी हम बात करेंगे आगे क्यों चाहिए। और यस वो देख लेंगे कि यहाँ पे आप चाहे तो खुद भी जाइए, जैसे सॉफ्टवेयर डिफाइंड एक्सेस में अगर आप थोड़ा सा नीचे देखेंगे सिस्को का लिंक है, आप देखिए cisco.com/go/sda पे जाएंगे तो ये लिंक आएगा, आप इसको ओपन करके और यहाँ पे अगर आप देखेंगे कंपोनेंट्स कौन से आते हैं डीएनए सेंटर के, इसमें क्लिक करेंगे, अगर नए टैब में आप ओपन करेंगे तो आपको मिल जाएगा। और फिर ये आप देखेंगे यहाँ पे ना कंपैटिबिलिटी का मिलेगा, इसमें नहीं है शायद किसी दूसरे उसमें होगा, फिर या दिस वन, ये देखिए कि आपका जो अंडरले या जो डीएनए सेंटर का आर्किटेक्चर बोलता है तो आप वो ये कहता है कि एक होता है फैब्रिक एज नोड, ठीक, अलग अलग डिवाइसेस को अलग अलग रोल्स मिलते हैं एसडीए के अंदर, कि एक ऐसा डिवाइस जो एज पे लगा रहेगा जहाँ पे आपका होस्ट एंड होस्ट कनेक्टेड रहते हैं, दोज आर फैब्रिक एज नोड। ठीक है, ये जो स्विचेस रहेंगे आपके, जैसे 3500 सीरीज़ है, अभी यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं 93 वाला है, 94 है आपका, और उसके बाद आई थिंक आपका थोड़ा सा अगर मैं लोअर कैटेगरी में आऊँगा तो आप देखेंगे, ये देखिए 3850 है, 3600 का है स्विच आपका, 45 वाले हैं। तो ये अगर आपके नेटवर्क में स्विच थे तो आप इजीली एसडीए के अंदर डीएनए सेंटर के थ्रू आप मैनेज करवा सकते हो। ठीक है, चलिए, तो अगर आपके पास इसके अलावा जैसे 2900 वाले 55 2960 हैं तो उनको आप नहीं करवा पाएंगे। तो यस अगेन मैं अलग अलग बात करूं, जैसे इसी पे दिखाता हूं आपको कि एक तो आपका फैब्रिक एज नोड था, एक आता है फैब्रिक बॉर्डर कंट्रोल। इसका मतलब जब आपको अपने ही एंड डिवाइसेस जोड़ने थे तो ये वाला आता है, लेकिन जब मान लीजिए आपको किसी दूसरे नेटवर्क से जुड़ना है, ठीक है, आपको डाटा सेंटर से जुड़ना है तो बॉर्डर के डिवाइसेस यूज होंगे। तो यस ये भी दिखा रहे हैं आपको कि कौन से डिवाइसेस हैं जो इसका काम कर सकते हैं। ठीक है, 6500 हैं आपके, 6800 हैं, 7700 हैं। तो ये डिवाइसेस मीन्स अलग अलग डिवाइसेस अलग अलग तरह के काम कर सकते हैं, वो आपको देखना पड़ेगा और उसी के हिसाब से वो कंपैटिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी, राइट। तो इसी को बोलते हैं अंडरले नेटवर्क, ये सारा का सारा, कि फैब्रिक एज नोड का काम कौन सा डिवाइस करेंगे, आप कौन सा प्रेफर करें, फिर बॉर्डर नोड का काम कौन सा डिवाइसेस करेंगे, फिर आप किसको प्रेफर करें एंड ऑल दैट। ये आपका जो कनेक्टिविटी रहेगी बेसिकली इसी को बोलते हैं अंडरले। ठीक है, तो एसडीए का ये आपको ध्यान रखना है कि जब आप एग्जिस्टिंग हार्डवेयर यूज़ कर रहे होंगे तो वो ऐसा हो कि जो एटलीस्ट इनको सपोर्ट करते हो, क्योंकि सॉफ्टवेयर का गेम है ना सारा का सारा। चलिए जी, तो यही इशू था एक तो आपका, और दूसरा जो आपकी एग्जिस्टिंग कॉन्फ़िगरेशंस थी उनके थ्रू अगर आप डीएनए सेंटर का यूज़ करेंगे तो कॉन्फ़िगरेशन पार्ट के लिए आप कभी भी एग्जिस्टिंग डिवाइसेस में डीएनए सेंटर के थ्रू मत कॉन्फ़िगरेशन कराइए। यहाँ पे देखिए डीएनए सेंटर विल बी यूज टू कॉन्फ़िगर द अंडरले विद डिप्लॉयमेंट्स दैट यूज ऑल न्यू हार्डवेयर। मीन्स जब आप नए हार्डवेयर लगा रहे हैं उसको फिर आप कॉन्फ़िगर करवाते रहिए धीरे धीरे डीएनए सेंटर से। मीन्स ओवर टाइम आप सारे नेटवर्क को किस पे ले आइए, डीएनए सेंटर पे, नो प्रॉब्लम, बट एग्जिस्टिंग हार्डवेयर को आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। कॉन्फ़िगरेशन वाला काम देखिए जो रहेगा वो मैनुअल, जो एग्जिस्टिंग वाले और जो मैनेजमेंट का काम था वो कर पाएगा डीएनए सेंटर, बट लेकिन उन डिवाइसेस को जो इस लिस्ट में आते हैं। तो ये 2-3 पॉइंट्स हैं, आप नोट्स बना लेना सेपरेट कर करके, कि जो आपके 2900 सीरीज़ था जैसे उसमें तो डीएनए सेंटर कुछ कर ही नहीं पाएगा। फिर आगे जैसे 3800 सीरीज़ थे उसमें कॉन्फ़िगरेशन नहीं आपको करवानी, पर मैनेजमेंट वाला काम डीएनए सेंटर करवा सकता है। फिर जो नया आप डिवाइस लाओगे तो वो ऐसा खरीदो कि जो डीएनए सेंटर के थ्रू कॉन्फ़िगर भी हो सकता हो। फिर उसका कॉन्फ़िगरेशन, उसका मैनेजमेंट आपको कुछ नहीं करना, जस्ट डिवाइस लाइए, नेटवर्क पे लगाइए, उसको एक केबल से जोड़िए इथरनेट केबल से, और वो सारी कॉन्फ़िगरेशन फटाफट डीएनए सेंटर उसमें डाल देगा और वो 0 डे से ही आपका वर्किंग कंडीशन में आ जाएगा। समझ पा रहे? तो ये ब्यूटी है आपकी डीएनए सेंटर की। तो अगेन मैं रिमाइंड कराता हूँ, एसडीए सॉल्यूशन है आपका कैंपस एरिया नेटवर्क्स के लिए, और इसको पॉसिबल करता है कंट्रोलर का नाम है डीएनए सेंटर, डिजिटल नेटवर्क आर्किटेक्चर, डीएनए की फुल फॉर्म है।
ओके, तो ये मैंने यहाँ पे डाल दिया स्लाइड। आप देख सकते हैं कि कंपैटिबिलिटी चेक कर सकते हैं अपने डिवाइसेस की, हार्डवेयर की। फिर आपका गेन डिवाइस रोल, ये देखिए मैंने बताया। फैब्रिक एज नोड किसको कहेंगे? एक ऐसा स्विच जो कनेक्ट करता है एंड पॉइंट डिवाइसेस। कौन से? एंड, जो होस्ट डिवाइसेस बोलते हैं ना आपके, एंड डिवाइसेस हम बोलते हैं। पीसी, लैपटॉप, प्रिंटर, सर्वर, आपका आईपी फ़ोन, कैमराज, एवरीथिंग। तो ये नॉर्मली आपके जो एक्सेस स्विचेज़ हैं उन्हीं की तरह से ही आप बोल सकते हो, ठीक है। पर आगे हम बात करेंगे, देखेंगे कि ये L3 स्विचेज़ ही रहेंगे आपके, L2 नहीं हो सकते। ट्रेडिशनली एक्सेस स्विचेज़ जनरली हम L2 प्रेफर करते थे, पर यहाँ पे L3 ही रहेंगे सारे के सारे स्विचेज़। फिर फैब्रिक बॉर्डर नोड की मैंने बात करी, जो आपके वैन राउटर से या डाटा सेंटर से जुड़ेंगे, मीन्स जो आगे कनेक्टिविटी देंगे, है ना, आपके अपने नेटवर्क से बाहर की। फैब्रिक कंट्रोल नोड कौन सा रहेगा आपका? जो अंडरले है उसके वो काम जिनमें ज़्यादा सीपीयू एंड मेमोरी लगती है, तो ऐसे काम करवाने के लिए फिर हायर डिवाइसेस यूज़ होते हैं, उनको बोलते हैं फैब्रिक कंट्रोल नोड। तो ये 3 आपके रोल्स आए। फिर यस, यहाँ पे हमने चेक कर लिया था कि कौन से डिवाइसेज हैं जो किस किस रोल का काम कर सकते हैं। मीन्स अगर आपको बॉर्डर वाला डिवाइस लगाना है तो ये वाले डिवाइसेस होने चाहिए, स्विचेस। और अगर आपको काम करवाना है सिर्फ फैब्रिक एज का, तो ये वाले भी काम कर सकते हैं, 38, 3600, ठीक है। चलिए, अब क्या बोलता है कि जब भी आपको एक नया SDA प्रोजेक्ट शुरू करना, मान लो आपकी अपनी कोई यूनिवर्सिटी है और उसमें आपको ऑटोमेशन इम्प्लीमेंट करवाना है, तो SDA आप यूज़ करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या है, जब भी आपका इंजीनियर आएगा या एक पूरा डिज़ाइनिंग टीम बैठेगी, वो सबसे पहले आपका एग्जिस्टिंग हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की लिस्ट तैयार करेंगे, चेक करेंगे, ठीक है। अब वो क्या कहते हैं, वो फिर देखेंगे कि आपका जो फैब्रिक है, राइट, वो एग्जिस्टिंग डिवाइसेस के साथ आप बिल्ड करें तो एक गुड चॉइस है या नहीं है। कैसे? मान लो आपके जनरली मोस्ट ऑफ द डिवाइसेस ऐसे हैं जो कंपैटिबल ही नहीं है, तो सोचिए आपके लिए फिर वो मुश्किल है, आप नहीं करवा पाएंगे ऑटोमेशन को इम्प्लीमेंट, सिंपल एज दैट। अगर लेकिन आपके पास ऐसा है कि आप जनरली ऐसे डिवाइसेस, लेयर 3 ज़्यादातर आप यूज़ कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन, कोर और एक्सेस में भी ज़्यादातर, एंड यस, और कुछ एक लेवल के डिवाइसेस, कुछ एक ऐसे डिवाइसेस हैं जो आपको रिप्लेस करने पड़ेंगे, तो आपके लिए ठीक है कि थोड़ी सी कॉस्टिंग के साथ आप एक बेहतरीन अप्रोच सॉल्यूशन ऑटोमेशन का यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो तब आपको देखना पड़ेगा कि ये देखिए मैंने जो लास्ट लाइन लिखी है कि आपका एग्जिस्टिंग हार्डवेयर से काम चल जाएगा या फिर आपको अपने हार्डवेयर को अपग्रेड करना पड़ेगा, राइट। तो ये सारी जो डिसीजंस हैं पहले ही आपके लिए जाएंगे। चलिए, फिर जैसे ये डिसीजन ले लिए गए, अब अपग्रेड करने के लिए भी फिर वो देखेंगे कि हाँ, अब फैब्रिक एज नोड कितने लेने हैं, आपको कंट्रोल नोड कितने लेने हैं, फिर आपको बॉर्डर नोड के डिवाइसेस कितने हैं, ये सारा आपका फिर कोटेशन बनती है, फिर उसके हिसाब से डिवाइसेस ऑर्डर होते हैं, परचेज किए जाते हैं, राइट। ओके, यूजिंग न्यू डिवाइसेस फॉर SDA अंडरले। अब कहता है कि अगर आपको नए डिवाइस खरीदने हैं अपने SDA की अंडरले कनेक्टिविटी के लिए, जो आपको ऑटोमेशन की अप्रोच यूज़ करनी है कैंपस नेटवर्क्स में, तो इससे क्या है, आपके एग्जिस्टिंग जो नेटवर्क के बहुत सारे चैलेंजेस थे वो ख़त्म हो जाते हैं। कौन से? जो आपके पुराने डिवाइसेस के साथ जो चैलेंजेस आते थे, है ना। तो वो चैलेंजेस कौन से थे हमने अभी डिस्कस किया। यहाँ पे अगर आप देखोगे हमने लिखा था ये वाला, ठीक है, कंपैटिबिलिटी का इशू देखना था, फिर कॉन्फ़िगरेशन का आपको रहता था कि DNA सेंटर के थ्रू मैनेज कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, एंड एवरीथिंग, ठीक है। चलिए जी, तो ये फ़ायदा हो गया अगर आपने नए डिवाइसेस खरीदे हैं। अच्छा, अब अगर आप बात करें कि DNA सेंटर की, है ना, तो DNA सेंटर कैन बी यूज्ड फॉर, अच्छा ये तो वही बात आ गई। मैं क्या कहना चाह रहा था, जो DNA सेंटर खरीदेंगे आप, ये डिवाइसेस की बात करता था। DNA सेंटर एक डिवाइस आएगा सिस्को की तरफ से जिसके अंदर ये कंट्रोलर सॉफ्टवेयर की फॉर्म में रन कर रहा होगा। समझिए, एक डिवाइस देगा आपको, प्री बिल्ट अप्लायंस होगा सिस्को की तरफ से, और उसके अंदर एक्चुअल में ये कंट्रोलर तो सारे क्या है, सॉफ्टवेयर्स ही हैं जो एक हार्डवेयर पे रन करेंगे, है ना। तो कुछ सॉफ्टवेयर्स ऐसे आते हैं जो आप अपने हार्डवेयर पे भी रन कर सकते हैं। जैसे अगर मैं आगे बात करूँगा सिस्को प्राइम इंफ्रास्ट्रक्चर की, जो नॉर्मल एक ट्रेडिशनल नेटवर्क मैनेजमेंट टूल है, ऑटोमेशन के लिए नहीं है वो नॉर्मली नेटवर्क में मैनेजमेंट के लिए। जैसे SNMP और उसकी हम बात करते थे ना, कि कैसे बहुत सारे अगर आपके पास नेटवर्क में नोड्स हैं तो सबको एक सेंट्रल पॉइंट पे आप मैनेज कर सकते हो, तो वो उसके लिए था एक टूल। पर आपको मैनेजमेंट के लिए अगर ख़रीदना है तो DNA सेंटर, सॉरी मैनेजमेंट नहीं, ऑटोमेशन के लिए
कि नेटवर्क ऑटोमेशन प्लस मैनेजमेंट डीएनए सेंटर दोनों का एक कंप्लीट पैकेज है ना। अभी हम आगे थोड़ा सा और इसको एलाबोरेट करेंगे। तो मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा था, डीएनए सेंटर विल कम विद द डिवाइस एज अ सॉफ्टवेयर, पर जो पीआई है प्राइम इंफ्रास्ट्रक्चर उसको आप नॉर्मली सॉफ्टवेयर खरीद के अपने हार्डवेयर पे भी रन कर सकते हैं। ठीक है, तो अलग अलग एक अप्रोचेज आती हैं अलग अलग तरह के सॉल्यूशंस के लिए। ठीक है, बट एसडीए स्टिल अ कैंपस नेटवर्क, बिल्कुल। तो यूज़ तो हम किसके लिए ही कर रहे हैं इसको, अगेन मैंने बोला था ना एंड गोल क्या है कि जो आपके हर तरह का जो यूज़र्स हैं, आपके एंड डिवाइसेस हैं, उनको एक्सेस और कनेक्टिविटी देना। मुद्दा तो यही है, पहले आप मैनुअली था सारा काम, अभी कैसे है ऑटोमेटेड है, पर है तो वही काम, एंड डिवाइस एंड गोल वही है आपका। ओके, तो जब आप एसडीए डिज़ाइंस को प्लान कर रहे हैं तो सबसे पहला तो पॉइंट आपको मैंने क्लियर कर ही दिया है कि एसडीए कंपैटिबल हार्डवेयर होने चाहिए, है ना। चलिए जी, तो अगर आप नए ही खरीद रहे हैं तो ऑब्वियसली आप कंपैटिबल ही खरीदेंगे, तो उसमें टेंशन की ज़रूरत नहीं है। तो लेकिन क्या कहता है कि आप अगर एसडीए प्लान भी कर रहे हैं, नया नेटवर्क प्लान कर रहे हैं, तो ये ट्रेडिशनल लैन डिज़ाइन पॉइंट्स भी आपको याद रखने हैं। ठीक है, ये जो बेसिक नीड्स है ना, ये कहीं नहीं जाएंगी, वो सारा काम करवाएगा ऑटोमेटेड वे से, लेकिन ये जो आपके फंडामेंटल्स हैं वो वही रहेंगे। जैसे आपको कितने स्विचेस ऐसे चाहिए जो पावर ऑफ ओवर इथरनेट को सपोर्ट करते हो, और आपकी जो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड जो केबलिंग है वो कितनी है, कितने की और रिक्वायर्ड है, आपको कितने तरह के लिंक चाहिए, जैसे फाइबर का चलेगा, मल्टी मोड, सिंगल मोड, या फिर आपका एसटीपी यूटीपी वाले हैं। ठीक है, और कितने नंबर ऑफ पोर्ट्स आपको नीडेड है। मान लो आपको 100 डिवाइसेस लगाने हैं एक फ्लोर पे, या सिर्फ 50 डिवाइसेस लगाने हैं, तो एक रैक में आपको कितने स्विचेस चाहिए। तो ये सारी की सारी चीज़ें। अच्छा, लिंक की कैपेसिटी, जैसे आप नॉर्मली एंड डिवाइस कनेक्ट करना है तो 1G के लिंक हो, आपको स्विचेस टू स्विचेस इंटरलिंक्स चाहिए हैं तो आपके 10G के 40G के लिंक हो, आपकी कितनी तरह की ट्रैफिक है, कितनी ज़्यादा ट्रैफिक है, लोड कितना है नेटवर्क में, तो वो सारे के सारे पैरामीटर आपको लेके चलने हैं। चलिए जी, अब यहाँ पे ज़रा अगर आप देखेंगे अंडरले डिज़ाइन को, तो ट्रेडिशनल जो एक्सेस लेयर डिज़ाइन बोलते हैं हम, कि वो क्या यूज़ करते हैं, आपके जो स्विचेस हैं उनमें जो एंड डिवाइस आप जोड़ेंगे। मैंने आपको सिस्को 3 लेयर हियरार्किकल मॉडल बताया था कि उसमें 3 तरह के स्विचेस आते हैं, एक आपका एक्सेस लेयर का स्विच, फिर डिस्ट्रीब्यूशन लेयर, और फिर आपका कोर लेयर का स्विच। तो वो एक्सेस लेयर स्विचेस को यूज़ करते थे एंड डिवाइसेस को जोड़ने के लिए। अब ये तो फिर राउटिंग करवा नहीं सकता, तो इसमें वीलैन बनती है, और वीलैन के थ्रू फिर आपका सारा कैंपस में डाटा ट्रांसफ़र होता है इस तरह से। फिर अगर आपको बाहर जुड़ना है तो आप HSRP के थ्रू रिडंडेंसी में जुड़ते हैं। आप एक ISP दूसरे ISP बाय डिफ़ॉल्ट एक से चलेंगे जो आप गेटवे डाला है, अदरवाइज जैसे ये फेल होगा तो इधर वाले पे ऑटोमेटिक शिफ्ट हो जाता था। STP यूज़ होता था आपके नेटवर्क में लूप को रोकने के लिए। ठीक है, चलिए अब फ़ायदा नुकसान की बात करते हैं कि जो नए डिवाइसेस आप यूज़ करते हैं उसका मतलब अब आपने ये लेयर 2 के स्विचेस हटाई दिए हैं। जब हम बात करते हैं ना कि SDA के लिए नए डिवाइसेस खरीदने, तो ऑब्वियसली ये लेयर 2 2960 तो काम करेगा नहीं, हमने पीछे डिस्कस किया था, क्योंकि ये कंपैटिबल ही नहीं है, क्योंकि ये आपका लेयर 3 नहीं है, और लेयर 3 नहीं है तो ये राउटेड जो एक्सेस डिज़ाइंस हैं, अभी हम बात करेंगे, राउटिंग का काम नहीं कर सकता, तो ये परफेक्ट नहीं है, आपका ओवरले नेटवर्क नहीं बना सकता ये। ठीक है, तो इसलिए आपको नया डिवाइस लेना पड़ेगा। तो सारे के सारे स्विचेस आपको कैसे लेने हैं, लेयर 3 स्विचेस। ठीक है, चलिए जी, तो ये तो ट्रेडिशनल था आपको कि HSRP क्यों यूज़ करते थे, STP क्यों यूज़ करते थे, है ना। और अगर आपको यहाँ पे रिडंडेंसी लिंक्स की चाहिए है तो आप ईथर चैनल यूज़ करिए एंड ऑल दैट। पर यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि मैं आपको ये वाली स्लाइड दिखाता हूँ, बेनिफिट्स ऑफ SDA फैब्रिक विद लेयर 3 एक्सेस। लेयर 3 से क्या होगा, अगर ये सारे के सारे आपने डिवाइसेस यूज़ कर लिए हैं लेयर 3 वाले, ठीक है। अब पहला तो ये क्या होगा, जो एक्सेस लेयर पे डिवाइस है, ये मैंने गलती से लगा रखा है 2960 यहाँ पे, ठीक। तो ये 2960 की जगह आपको क्या लिखना है यहाँ, मान लीजिए जैसे 3850, तो ये स्विच कौन सा रहेगा आपका, 3850 सीरीज़ का। चलिए, उसके बाद ये स्विच कैसा है, अगेन लेयर एक्सेस लेयर पे काम कर रहा है, पर लेकिन लेयर 3 स्विच है, और डिस्ट्रीब्यूशन में भी लेयर 3 स्विच चलेंगे सारे के सारे। इसने क्या कर दिया, अब आपको देखो 2-3 चीज़ें हैं यहाँ पे, कि जो STP RSTP चल रही थी ना, अब उसकी ज़रूरत नहीं है।
यहाँ पे जो पहले L2 लिंक्स थे उसकी ज़रूरत नहीं है, सारे लेयर 3 लिंक्स रहेंगे। ईथर चैनल भी जो आप क्रिएट करेंगे वो लेयर 3 वाले क्रिएट करेंगे, ठीक। अब ये जो इंटरकनेक्टिविटी रहेगी इनके बीच में, जब आपको पता है कि जब राउटर टू राउटर कनेक्ट होते थे तो उसमें डिवाइसेस को जब एक राउटर से दूसरे राउटर के ट्रैफिक पे जाना पड़ता था या नेटवर्क पे, तो आपको राउटिंग करनी पड़ती थी, है ना। तो अभी यहाँ पे क्या है, राउटिंग के लिए आप कौन सी प्रोटोकॉल यूज़ कर रहे हो, IS। तो यस, OSPF के जैसी ही एक प्रोटोकॉल आती है, इंटरमीडिएट सिस्टम टू इंटरमीडिएट सिस्टम। कभी अगर मौका मिलेगा तो इसकी ज़रूर हम बात करेंगे, कुछ वीडियोज़ इसके ऊपर रखेंगे। बट यस, फिलहाल आप याद रखिए ये जो इंटरकनेक्टिविटी रहेगी आपकी डिवाइसेस टू डिवाइसेस, जितने भी ये लेयर 3 डिवाइसेस हैं, तो उनकी इंटरकनेक्टिविटी के लिए आप राउटिंग प्रोटोकॉल यूज़ करते हो IS। तो अभी ये स्विच्ड नेटवर्क नहीं रहा, आपका राउटेड नेटवर्क हो गया। तो जब स्विच्ड नेटवर्क नहीं रहा तो आपको STP की ज़रूरत नहीं है और आपको HSRP की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखिए HSRP में क्या था, इधर का गेटवे आप नीचे यूज़ करते थे, पर अभी तो क्या है, ये आपका जो डिवाइस है ये खुद ही एक गेटवे है, लेयर 3 डिवाइस हो गया ना। तो इस पर जो IP चलेगी ये आपके एंड डिवाइसेस के लिए यही आपका गेटवे का काम करेगी। समझ पा रहे हैं। तो यस, ये एक आपका रहता है जो फैब्रिक में आप लेयर 3 के एक्सेस जब रखते हैं, ठीक है। एक और फ़ायदा देखिए, पहले आपको फ्रेम्स फॉरवर्ड करवाना अलग था प्रोसेसिंग, और पैकेट्स फॉरवर्डिंग कराने के लिए आपको राउटर पे जाना पड़ता था। अब सारे के सारे डिवाइसेस पे सब के सब में एक कैपेबिलिटी है आपकी, और उसको बोलते हैं VXLAN टनल का कंसेप्ट। देखिए हम क्या करते हैं, जब आपको यहाँ से मान लीजिए एक ये डिवाइस है, इससे और कोई यहाँ पे डिवाइस लगा हुआ है, ठीक है, एक और नोड है आपका एज नोड, इस पे डाटा ट्रांसफ़र करना है, तो आप क्या करते हैं, इनके बीच में मान लीजिए ये एक टनल बनेगी कि आपने ये रास्ता चुना, यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा, और फिर फाइनली आपका आएगा इस वाले नोड पे। तो इसमें क्या है, ये बनती है VXLAN टनल। क्या नाम देंगे हम इसको, VXLAN। अब इस टनल का मतलब समझिए हम क्या करने वाले हैं। तो मैं ज़रा इसको, ये ज़्यादा लेंथी सा हो रहा है क्या, बस सिंपल इतना याद रखिए, अभी आपको ये जो 172 वाला नेटवर्क था ये इनकी कनेक्टिविटी के लिए था, अंडरले के लिए। ओवरले अब एक नया नेटवर्क यूज़ करेगा, वो रहेगा मान लो इसके अलावा, मान लो आपने 172.16 वाला यूज़ कर लिया, ठीक है। अब वो क्या करने वाले हैं, आप इस अपने इनपुट को, पैकेट को एक इनकैप्सुलेशन, जो VXLAN की इनकैप्सुलेशन है, टनल के अंदर डालेंगे। मीन्स आपका ये जो IP था चेंज होगा और नया IP डलेगा उसके हेडर के अंदर, ठीक है। डेस्टिनेशन में फिर उसका IP तो रहेगा, लेकिन अंडरले के लिए, ओवरले में यहाँ से यहाँ आपको अगर ट्रांसफ़र करना है तो IP अलग चेंज होगा। तो लिस्प प्रोटोकॉल और वो सब चलती हैं, तो मैं इतना डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ अभी। एक बेसिक आइडिया मैं आपको देना चाह रहा हूँ कि कैसे ये सब काम करता है आपका, और क्यों आप लेयर 3 डिवाइसेस यूज़ करते हो, और कैसे आप स्विच्ड की बजाय राउटेड एक्सेस यूज़ करते हो। सो यस, आई होप ये थोड़ा आपको बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर हैं। तो जो मैंने नोट्स आपको दिए हैं, ये जो मैं अभी जिससे पढ़ा रहा हूँ, तो ये इनको आप स्टडी करना, तो ये क्लियर होगा आपको सारी की सारी बातें। चलिए, तो ये सारी थ्योरी लिखी है मैंने जो आपको बताई है अभी। और ग्रीनफील्ड डिप्लॉयमेंट बोलते हैं जहाँ पे आप सारे के सारे ही डिवाइसेस नए यूज़ कर रहे हो, बिल्कुल नया नेटवर्क बना रहे हो आप ऑटोमेशन के लिए, ठीक है। तो आई थिंक ये सब कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आई थिंक इस वीडियो में काफ़ी है, और अगले वीडियोज़ में हम ओवरले की बात करेंगे, जो आपके रिमेनिंग फीचर हैं DNA सेंटर के, उसकी बात करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।